ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में रोजाना की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न असम राइफल्स के संबंध में। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल असम राइफल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। आपके विकल्प है ए, ये केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली 6 सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। बी, इसका प्रशासनिक एवं संचालन नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। सी, 46 बटालियन वाले इस बल में लगभग 63,000 कर्मियों की संख्या स्वीकृत है। ऑप्शन डी, इसे देश के पूर्वोत्तर इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, यानी बी में दिया गया कथन सही नहीं है। कैसे गलत है, इसके लिए देख लेते हैं व्याख्या को। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। असम राइफल्स के अलावा गृह मंत्रालय के नियंत्रण में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी कार्यरत हैं। असम राइफल्स को देश के पूर्वोत्तर इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है और साथ ही ये भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा भी करता है। ये अपना काम भारतीय सेना के साथ सहयोग के रूप में करता है, यानी भारतीय सेना और असम राइफल्स मिलकर काम करते हैं। 46 बटालियन वाले इस बल में लगभग 63,000 कर्मियों की संख्या स्वीकृत है। असम राइफल्स एकमात्र ऐसा केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण तो गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन इसका संचालन संबंधी नियंत्रण भारतीय सेना के पास है। हाल ही में नागालैंड में असम राइफल्स द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन में 11 नागरिकों की मौत होने की बात सामने आई है। इससे यह सुरक्षा बल चर्चा में आ गया है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और पूरी पिक्चर स्पष्ट होनी अभी बाकी है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में पाइका क्या था? आपके विकल्प हैं ए, ओडिशा के परंपरागत योद्धा, बी, कर्नाटक में लेखकों का एक संगठन, सी, असम में शराबबंदी को लेकर महिलाओं द्वारा चलाया गया एक आंदोलन, अथवा ऑप्शन डी, ब्रिटिश सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर लगाया गया एक कर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, यानी पाइका ओडिशा के परंपरागत योद्धा हुआ करते थे। व्याख्या देख लेते हैं। पाइका का शाब्दिक अर्थ होता है पैदल सैनिक। ये ओडिशा के पारंपरिक योद्धा थे जो शांति काल में तो खेती करते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ओडिशा के राजा को सैन्य सेवा प्रदान करते थे। इसके बदले राजा उन्हें लगान मुक्त भूमि यानी निष्कर जागीर देते थे। पाइका विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष था जो कि साल 1817 में ओडिशा में शुरू हुआ था। कमोबेश इसका असर लगभग साल 1825 तक रहा। दरअसल 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओडिशा के ज़्यादातर इलाकों पर नियंत्रण कर लिया। इससे राजा और पाइका योद्धा दोनों ही असंतुष्ट हो गए, क्योंकि दोनों के सम्मान और शक्ति में कमी आ गई थी। ऐसे में पाइकाओं ने बख्शी जगबंधु की अगुवाई में हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ हुए प्रसिद्ध संघर्षों में गिना जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस विद्रोह को एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में केस स्टडी के रूप में शामिल किए जाने का फैसला लिया गया है। अभी मौजूदा वक्त में 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में कात्यासुका शशिकैरम चर्चा में था, ये क्या है? आपके विकल्प हैं ए, एक नया समुद्री सरीसृप, बी, एक अर्ध उपग्रह यानी क्वासी सैटेलाइट, सी, मोर की एक नई प्रजाति, अथवा डी, इक्वाडोर के संसद का नाम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, यानी एक नया समुद्री सरीसृप। व्याख्या देख लेते हैं।
हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक नए समुद्री सरीसृप की खोज की है, यानी मरीन रेप्टाइल की। 1 मीटर लंबे कपाल वाले इस जीव के नमूने का नाम कायत्यासुका शैशिकैरम रखा गया है। यह जीवाश्म अंतिम जीवित इच्थियोसॉर्स जीवों में से एक है। बता दें कि इच्थियोसॉर्स ऐसे प्राचीन जानवर थे जो आज के जीवित स्वॉर्डफिश एक तरह की मछली होती है जो तलवार की तरह दिखती है, इसी की तरह इच्थियोसॉर्स दिखा करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे 2 कथनों, एक कथन ए, दूसरा कारण आर को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। कारण आर, अनुच्छेद 60 के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपके ऑप्शंस है ए, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन ए तो सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। अथवा ऑप्शन डी, कथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, यानी कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देख लेते हैं व्याख्या को। मौजूदा वक्त में विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार जानबूझकर सदन में अधिकांश प्रश्नों का जवाब देने से बच रही है। बता दें कि अनुच्छेद 75 क्लास 3 के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वे सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब चूंकि इतने ढेर सारे सांसद हैं, ऐसे में संभव है कि कुछ प्रश्नों का दोहराव हो जाए। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिन पर पहले ही जानकारी दी जा चुकी होती है। कुछ प्रश्न अपने भाव को लेकर अस्पष्ट हो सकते हैं, यानी उसमें क्या पूछा जा रहा है ये पता नहीं चल पाता है। और कुछ प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा या इस तरह के दूसरे पहलुओं के मद्देनज़र संवेदनशील हो सकते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए राज्यसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विषयक नियम में नियम संख्या 47 से लेकर 50 तक में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि किस प्रश्न को उत्तर देने के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए और किस प्रश्न को नहीं। लोकसभा में ये व्यवस्था लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के मुताबिक चलती है। इसके नियम संख्या 41 से लेकर 44 तक में किसी भी प्रश्न को स्वीकार किए जाने के मानकों को बताया गया है। बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए, 1 दिसंबर को, बी, 22 अक्टूबर को, सी, 19 नवंबर को, अथवा डी, 3 दिसंबर को। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी 3 दिसंबर को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। ये दिवस दिव्यांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने और इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देता है। इसकी शुरुआत साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 द्वारा की गई थी। इस साल यानी साल 2021 के लिए इसकी थीम एक समावेशी, सुलभ और सतत पोस्ट कोविड विश्व की ओर दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।